अच्छा जी, आप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एचटीएमएल जो भी आपने फ़ाइल बनानी है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन वैसे अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी चीज़ों का पता है। तो मैंने जैसे कि अब एचटीएमएल फ़ाइल बनानी है, आपने सिंपल नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना है। ठीक है, इसके अंदर कोड लिखो या ना लिखो फिलहाल, लेकिन इसको आपने सेव करना है। कंट्रोल एस करो या फाइल में जाके करो या जैसे भी करो, ठीक है, या सेव एज करो, वट एवर जो भी है। तो जहाँ पे भी आपने इस फाइल को सेव करना होता है, आप उस लोकेशन में जाओ, वहाँ पे जाके अगर आप गौर करो तो ये हमारे पास जो नीचे फाइल दी हुई है, जहाँ पे ये फाइल नेम होता है, मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम जो आप देना चाहते हो वो दे के डॉट एच टी एम एल लिखो। अब ये जो पीछे लिखा है मैंने टेस्ट लिखा है, टेस्ट इस फाइल का नाम हो गया, डॉट एच टी एम एल इस फाइल की टाइप हो गई। अब मैं इसको जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ तो मैं सिंपल सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी फाइल, आप देखो तो ये देखें HTML की शेप में सेव हो गई है। अब जब HTML की फाइल होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र का आइकन आ जाता है जो आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में लगा होता है। तो वैसे भी अगर आपने चेक करना है कौन सी फाइल है तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये लिखा होता है HTML डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, या इसके ऊपर माउस लेके आए तभी आ जाता है। अब इसको रन करना है तो सिंपल डबल क्लिक करके ओपन कर लें बस। मैंने आपको जो जैम बताया था, जैम का सर्वर, वो ये वाला जो है, ये सर्वर है जैम का। ये उस वक्त आपने यूज़ करना है जब आप पीएचपी यूज़ करोगे, क्योंकि पीएचपी आपकी, जब तक आपका ये सर्वर नहीं होगा आपकी पीएचपी का पेज रन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अगली एक दो क्लासेस में इसकी फिर ज़रूरत आपको पड़ेगी। एचटीएमएल पेज क्योंकि हमने सेव नहीं करना, हमने सेव जो करना है पेज वो पीएचपी का ही करना है। लेकिन एचटीएमएल फिलहाल मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है। तो एचटीएमएल आपको आएगी, पीएचपी के अंदर भी सारा कुछ वही है, सिर्फ आपकी फाइल पीएचपी की होगी बस। जैसे अब हम सेव कर रहे हैं ना, डॉट एच टी एम एल, टेस्ट डॉट एच टी एम एल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एच टी एम एल की फ़ाइल है। अगर हमने पीएचपी की करनी है तो हम क्या लिखेंगे, टेस्ट या वट एवर जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, डॉट पीएचपी। ठीक है, ये जैसे अब सेव एज़ किया, ये मैंने टेस्ट लिखा। अब मैं इसके ऊपर आगे लिख देता हूँ डॉट पीएचपी। पीएचपी का मतलब ये पीएचपी की फ़ाइल हो जाएगी। अगर आप किसी की फ़ाइल पीएचपी में नहीं सेव होती, ठीक है, आप ये लिखते हो फिर भी वो पीएचपी में नहीं सेव होती, पहली बात तो हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होती तो ये जो नीचे लिखा हुआ है सेव एज़ टाइप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। ठीक है, ये इतनी सारी टाइप्स हैं जो आप इस नोटपैड प्लस प्लस के अंदर सेव कर सकते हो। लेकिन आपने कौन सी ढूंढनी है फाइल इसमें, पीएचपी की। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे पीएचपी लिखोगे तो आपको, मैं इसको एचटीएमएल, ठीक है, ये आपकी एचटीएमएल आ गई। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पीएचपी होती है वो यहाँ ये होती है फाइल, ये पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल, ये देखें ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पीएचपी। तो ये आगे पीएचपी की टाइप्स होती हैं, पीएचपी 5 है, 3 है, अब तो 7 और 8 भी आने वाली है। 7 तो आई हुई है, अब पीएचपी का वर्जन 8 भी आने वाला है। ठीक है वही चीज़, बस वो थोड़ी सी चीज़ नई ऐड कर देते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप गौर करो तो डेस्कटॉप पे हमारे पास दो फाइल हैं। एक देखें, पहली फाइल जो मैंने टेस्ट के नाम से की थी वो एचटीएमएल फाइल, और दूसरी आपकी ये देखें पीएचपी फाइल। ये ऊपर माउस लेके आए तो वो आपको बताता है कि कौन सी फाइल है। तो ये देखें, आप भी पी, अब आप देखें HTML वाली तो मैं सिंपल डबल क्लिक करता हूँ ओपन हो जाती है ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि इस फाइल के अंदर मैंने लिखा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए ये ब्लैंक पेज आ रहा है। लेकिन PHP के ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन नहीं होगी, जिस साइड हो बेशक आप ब्राउज़र सेलेक्ट कर लो फिर भी ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये देखें क्यों, क्योंकि पीएचपी की फ़ाइल को रन करने के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत होती है। जब तक आपका सर्वर नहीं होगा आपकी पीएचपी फ़ाइल रन नहीं होगी। आप सिंपल डबल क्लिक करते जाओगे बस वो ऐसे ही करता रहेगा कि इसको सेव करो सेव करो, रन नहीं हो रही है फ़ाइल। हालांकि इसको रन होना चाहिए बाकायदा, जैसे ये रन हो रही है। तो ये आज हम फिलहाल आज एच टी एम एल ही पढ़ेंगे, और एच टी एम एल के जो थोड़े से टैग्स रह गए थे उनको कंप्लीट करके आज हम सी एस एस शुरू करेंगे। ठीक है, तो पिछली मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में हमने एक पेज बनाया था। ठीक है, सिंपल सा पेज जो बनाया था मैंने आपको, ये हमने एक सिंपल सा पेज बनाया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमने जो पेज असल में बनाना है वो हमारा पेज कौन सा होगा। वो हमने एक पेज डिज़ाइन किया था, पता नहीं वो मैंने कहाँ पे किया मुझे वो भी नहीं याद। तो वो कोई पेज डिज़ाइन किया था हमने, के अंदर से शायद मिल जाए, पता नहीं मैंने सेव कहाँ पे किया था वो फाइल।
एक मैंने डमी पेज बनाया था आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको कहा था कि हम इस तरह का एक अभी पेज बना के चलाएंगे। ठीक है, ये वाला हमारे पास पेज है। जैसे कि अब मैंने आपको कहा था, इसको रन करता हूँ, ये वाला मैंने आपको कहा था हम इस तरह का एक पेज बनाएंगे। और ये मतलब देखें कि हमने जो इसमें डिज़ाइनिंग की है इस पिछले पेज में, ये देखें चीज़ें सारी बनी हुई हैं, लेकिन ये वो डिज़ाइन नहीं है जो इसके अंदर है। जैसे कि अब ये कलर्स हैं, ठीक है, एक प्रॉपर इसमें जस्टिफिकेशन की हुई है, डिज़ाइन दिया हुआ है, पिक्चर लगी हुई है। ये देखें ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ रही है। फिर इस तरह से ये हमारे पास जो फॉर्म का कलर कुछ और है, इसका कुछ और है। मतलब ये बिल्कुल एक डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई इस तरह का डिज़ाइन नहीं है, बस सिंपल लिखा हुआ है बस, ठीक है। ये जो डिज़ाइनिंग होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपकी ये डिज़ाइनिंग सारी की सारी CSS और बूटस्ट्रैप, मतलब कि ये जो दो लैंग्वेजेस हैं इनके थ्रू होती है। अभी हम पढ़ रहे थे HTML में मैंने आपको पिछली बार सारे टैग्स पढ़ा दिए थे जो भी था। कोई एक दो रह गए थे, इनपुट के रह गया था, और कोई एक और रह गया था मेरे जहन में नहीं, हाँ सेलेक्ट वाला रह गया था, ये जो अब ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने बनाना है। ठीक है, तो ये दो तीन टैग जो इंपॉर्टेंट है वो रह गए थे, वो मैंने आपको कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। तो HTML हम पढ़ रहे हैं, HTML आज हमारी ख़त्म होगी। इसके बाद हम आज ही मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि CSS और बूटस्ट्रैप इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है, छोटी सी लैंग्वेज है। आपको अगर इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स आप देखो जैसे आप मैथ का क्वेश्चन करते हो, तो मैथ का फॉर एग्जांपल एक उस उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है या एक स्ट्रक्चर है कि अगर कोई ऐसी आपके पास वैल्यूज़ आ जाएं क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल भी हो, डिवाइड भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, तो उसका एक आपके पास क्या ख़ास रूल होता है कि सबसे पहले आप मल्टीपल या डिवाइड करते हो, उसके बाद प्लस और माइनस करते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले आप प्लस या माइनस करो फिर उसके बाद मल्टीपल या डिवाइड करो, आपको वो आंसर ठीक नहीं आता। वो एक स्ट्रक्चर है, एक ठीक है रूल बना हुआ है। सेम CSS का भी वही बस एक स्ट्रक्चर है छोटा सा। वो स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया तो आप किस किस्म का भी, जिस किस्म का आपका दिल करता है आप डिज़ाइन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डिज़ाइन की समझ नहीं आती, कोई कलर लगाना नहीं समझ आता, तो फिर आप गूगल से वो इजीली हेल्प ले सकते हो। लेकिन अभी या जब आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप बेशक गूगल पे सर्चें मारते रहो, रट्टा आपका लग सकता है लेकिन वो आपको थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर लाजमी है। तो आज हम CSS और बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसमें एक चीज़ बनानी थी। मैंने आपको बताया था कि हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा बना हुआ है। इसके ऊपर अब क्योंकि ये मैंने एक जस्ट स्ट्रक्चर बनाया, ये एक वर्किंग एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा ये ओपन नहीं होता। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मसलन आप जब क्लिक करें तो वो आपके पास, मैंने कहा था कि स्टूडेंट टाइप या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, इस तरह का कुछ ऑप्शन आनी चाहिए। तो आप जाओगे कोड में। अब कोड कैसे ओपन करना है मैंने पहले भी आपको बता दिया कि सिंपल, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी है, मैं किसके अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं इस न्यू वाली फ़ाइल, क्योंकि मैंने फ़ाइल का नाम रखा था न्यू। आप कुछ भी फ़ाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करोगे, ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। अब देखें हमने ये एक सारा कोड लिखा था। अब जो है महफूज आज पहली क्लास लगा रहे हैं, मे भी उन्हें ये कोड बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि ये पता नहीं इतना ज़्यादा कैसे मैं कोड याद करूँगा। हालांकि अगर वो प्रॉपर जब वो क्लासेस लगाएंगे, वो जो दूसरी हैं, या अगर लगाई हैं, तो फिर आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये तो। ठीक है, इसलिए ये जस्ट आपने क्लास लगा के साथ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा अगर आप ये इसको दे दें हर 2 दिन बाद या हर रोज़, तो आप अच्छी खासी ग्रिप हासिल कर सकते हो प्रोग्रामिंग के ऊपर। कोई मुश्किल नहीं है ये। खैर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। अब देखें यहाँ पे मैंने ये नेम वाला बनाया था, सिटी वाला बनाया था, और नीचे स्टूडेंट टाइप, ये भी मैंने इनपुट, ये इनपुट फील्ड थे, ठीक है, जिनके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं। लेकिन ये आखिरी वाला हमें इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। तो वो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए मैंने ये एंटर किया होता है ना, ये आपकी वो चीज़ है। आपके वाइवा के अंदर हमेशा याद रखना, जो टेस्ट फेज वाइवा होता है या फाइनल वाइवा होता है, उसके अंदर आपसे चेंजेस करवाते हैं। ठीक है, आपको मसलन वो ये कह देगा कि ये जो आपने इनपुट फील्ड बनाया है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के दिखाओ। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोड है, मतलब ये जो आपकी फ़ाइल है, इसका कोड कहाँ पे पड़ा है, इसकी कोडिंग किस पेज में है। आसान हल कि आपको पता होना चाहिए। आप देखिए जैसे मैंने फ़ाइल रन की हुई है, न्यू की फ़ाइल है, तो ज़ाहिर सी बात आप न्यू में जाओगे, तो ये आपकी न्यू की फ़ाइल, आपने इसका कोड ओपन किया। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि आपका ये कोड कहाँ पे होना चाहिए, कितना नीचे जाके होना चाहिए। अगर तो आपने कोड खुद लिखा है तो वो नीचे वाला तो सवाल नहीं पैदा होता, आप आंखें बंद करके उस कोड के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा हुआ, मुझे पता है कौन किस चीज़ का कोड कहाँ पे पड़ा है।
मैं सेकंड्स के अंदर आपको ढूंढ के दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो जो फाइल वो बड़ी होती जाती है, कोड ज़्यादा बड़ा होता जाता है, मतलब कि जो जो कोड आप लिखते जाते हो, चीज़ें ऐड करते जाते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता जाता है। फिर आपको ये थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको मैं आसान एक रट्टा लगा लें, शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखो सबसे पहले नंबर पे, जब आप खुद कोड एक बार देखोगे ना आपको वैसे ही समझ आएगा। सबसे पहले नंबर पे आपकी ये टेक्स्ट है। अब आपका यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहला नंबर आपका कहाँ से शुरू होता है, मैंने आपको बताया था कि बॉडी। ये जो बॉडी का लफ्ज़ होता है यहाँ से आपका पेज स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो पहला लफ्ज़ आपका ये देखें, ये आ रहा है, ये क्लासेस। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है, वो कोड किस चीज़ का है, वो आपका कोड इस वाली चीज़ का है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे आओगे, ये फिर ये है, फिर ये, मुझे तो पता है कहाँ पे है, ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ये ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो ये वो आपका इनपुट फील्ड पड़ा हुआ है। देखो मैं इसको डिलीट करूँगा क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड नहीं चाहिए। कंट्रोल एस करूँगा, यानी कि सेव किया, पेज को मैंने रीलोड किया तो देखें वो डब्बा यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए मैंने आपको जो पहली क्लास के अंदर वो दिखाई थी, एक शीट, क्या कहते हैं, ये पावर पॉइंट की स्लाइड दिखाई थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन से टैग्स आपके यूज़ होने हैं, ठीक है। तो ये आपके टैग्स जो थे, मतलब ये सारे हमने इनपुट पढ़ा था। फॉर्म, फॉर्म वाला भी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, फॉर्म भी आपका हो गया है। तो ये दो तीन चीज़ें रह गई हैं आपकी, यूएल, ओएल और ये सिलेक्ट। सेलेक्ट हम आज पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट के अंदर इसके साथ मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट और ये ऑप्शन, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ये अलग अलग नहीं चलते, इकट्ठे फील्ड होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि फॉर्म, फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड, ये इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। अब सिंपल, क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे, ये देखो आपकी ये टीडी। टीडी मतलब मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझाया था, ठीक है, कि टीडी आपकी क्या चीज़ है। तो अब इस टीडी के लिए, एक मिनट मैं इसको चार्ज लगा लूँ क्योंकि ये ना हो कि ये बंद ही हो जाए। अच्छा, इसके लिए देखिए कि टीडी मतलब मैंने आपको बताया था कि टीडी आपका जो होता है ना वो कॉलम होता है, ठीक है। कि किस कॉलम के अंदर आपने डाटा एंटर करना है। अब ये देखिए ना, ये स्टूडेंट टाइप, ये एक कॉलम था, पिछले में मैंने आपको ये डिटेल से बताया हुआ है, इसलिए मैं आज इसको दोबारा डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा। तो ये टीडी आपका मतलब स्टूडेंट टाइप, ठीक है, ये जो कॉलम बनाया था ये स्टूडेंट टाइप, ठीक है। तो ये भी एक टेबल है, ये नीचे वाले में मैंने आपको बताया था दोनों टेबल हैं, लेकिन इसमें देखिए मैंने बॉर्डर लगाया, इसमें मैंने नहीं लगाया। तो ये स्टूडेंट टाइप के आगे वाला जो टीडी है, यहाँ पे हमने डाटा एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, ठीक है, इस अगले वाले टीडी के अंदर ये वाला, ठीक। यहाँ पे इस टीडी के दरमियान ये टैग स्टार्ट और क्लोज, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा सिलेक्ट और इसी टैग को किया क्लोज। ये मैंने आपको इसका नुकसान बताया था कि अगर आप टैग को क्लोज नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होता है। ये टैग स्टार्ट हुआ, ये क्लोज। अब इस टैग के अंदर, ठीक है, ये सिलेक्ट वाला टैग के अंदर आपने इस टैग यूज़ करना होता है ऑप्शन का, ठीक है। अब ऑप्शन देखो मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस किया, इसी को कॉपी पेस्ट किया 5-7 बार, यानी कि एक ऑप्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ इसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी जो भी मैंने लिखनी है, ये यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से नीचे जितनी बार भी करो। अब मैं अगर इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो आप यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करो तो ये देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका बन गया। अब क्योंकि मैंने तो वैल्यू सेम लिखी थी ना, इस वजह से ये आ रही है। लेकिन हम अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लिखने जो लिखते हैं, जो मैं लिखना चाह रहा था, न्यू स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट,
ये नीचे वाली वैल्यूज़ को बेशक डिलीट कर दो, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब जितने आपने आपको ऑप्शंस चाहिए, आप यहाँ पे इतनी बार ऑप्शन का टैग यूज़ करते जाओ, वो उतने ही ऑप्शन बनते जाएंगे। ठीक है, मुझे जस्ट 2 चाहिए, तो ये देखें मैंने 2 एंटर किए, तो जो ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें न्यू स्टूडेंट और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। अब यहाँ पे ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सिलेक्ट, कुछ इस तरह की चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट स्टूडेंट टाइप। तो वो मैं क्या करूँगा, ये स्टार्टिंग में ज़ाहिर सी बात है पहला जो भी टैग होगा उसके अंदर आपको वो सबसे ऊपर शो होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट स्टूडेंट टाइप, कंट्रोल एस किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ आ गई कि प्लीज़ सेलेक्ट स्टूडेंट टाइप, ये वट एवर जो भी है। अब ठीक है, इसके नीचे हमने बनाए थे 2 बटन, आप गौर करो, ये देखो इसके नीचे हैं 2 बटन, ये बटन और ये बटन। हमेशा याद रखना, एक तो बटन आपका बनता है इस बटन के टैग से। मैं यहाँ पे अब एक और टी और TR लगाता हूँ। ठीक है, TR मतलब कि नई रो, मैंने इससे निचली वाली रो में जाना है, तो ये इस TR के बाहर एक और मैंने नई रो बनाई। ठीक है, यहाँ पे ये TR आई और इसके अंदर मैंने लिखा TD। अब यहाँ पे इस पहले TD में देखो मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब हमें याद एक चीज़, अब देखो मैं इसके अंदर बटन बनाता हूँ, पहले वाले के अंदर एक तो बटन आपका बनता है इस तरह, ये बटन मैंने वैल्यू लिख दी रीसेट। ये चीज़ ज़रा आपने गौर करनी है। तो ये देखो ये बटन बन गया, लेकिन इस रीसेट बटन से कुछ भी नहीं होना। हमेशा याद रखना, फॉर्म के अंदर जो बटन बनाए जाते हैं, फॉर्म के अंदर मतलब देखो, ये आपके पास जो डाटा है, इस डाटा को मैं लेके मैं चाहता हूँ कि डाटाबेस के अंदर ये सेव होना चाहिए। तो जब ये डाटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए, या ये जितना भी मैंने लिखा है डाटा, ये मैंने लिखा है या ये भी लिखा है, मैं इस बटन रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये डाटा क्लियर हो जाना चाहिए। ये वाला टैग इस बटन के टैग से काम नहीं होता। ठीक है, ये बटन का टैग कहाँ पे यूज़ होता है, इस तरह के कामों के लिए। ये देखो ये मैंने एक बटन लगाया है, तो मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया वो। ठीक है, इस तरह के कामों के लिए आपका ये वाला बटन यूज़ होता है, आप बनाना चाहो तो, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। लेकिन फॉर्म के अंदर जब डाटा आपने रीसेट करना है या सबमिट करना है, तो वहाँ पे कौन सा बटन बनता है, वहाँ पे ये वाला बटन बनता है। आप यहाँ पे वही दोबारा टैग ऐड करोगे, इनपुट। ये मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि इनपुट की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले दिन आज मैं टेक्स्ट सिर्फ लिखता हूँ, अगर आपने नंबर लिखना है तो आप सिर्फ नंबर लिखोगे। अगर आपने वो रेडियो बटन वाला शो करना है तो आप रेडियो लिखोगे, तो वो रेडियो से बन जाता है, यानी कि जहाँ से वो सेलेक्ट करते हो आप मेल फीमेल, ये इस तरह के जो बटन होते हैं। चेक बॉक्स बनाना है तो चेक बॉक्स लिख दोगे। पीछे टैग सारा आपका इनपुट वही होगा, लेकिन टाइप चेंज होती है। अब यहाँ पे देखो मैं इनपुट मैं लिखता हूँ टाइप। ठीक है, अब देखो एक चीज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब इसको मैंने आपको कहा था इनको कोई नेम भी देना है आपने, जो इनपुट फील्ड होता है। तो मैं यहाँ पे बस पास लिख देता हूँ, वट एवर जो भी लिखना, आईडी भी देनी है। तो जो मर्जी, ये आपकी मर्जी होती है, जो मर्जी का दे दो, ज़रूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टैग क्लोज। अब देखो ये वो क्या रहा है, ये हमारे पास इनपुट फील्ड बना, इसके अंदर मैं जो भी लिखूँ देखो पासवर्ड की सूरत में आ रहा है डार्ट्स। अगर मैं इसको टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो आप ये देखो टेक्स्ट की सूरत में आ रहा है। अगर इसमें मैं लिख देता हूँ कि वो दूसरी क्या चीज़ है, मैं मिसाल के तौर पे नंबर लिखता हूँ, ये दोबारा से आपकी रिपीट करा रहा हूँ आपको यादानी के लिए। मैं लिख देता हूँ टाइप नंबर। ठीक है, सिर्फ नंबर लिखा, तो आप देखो आप इसके अंदर ABC नहीं आ रही है। देखो मैं लिख रहा हूँ लेकिन कोई नहीं आ रहा, बटन दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो ही मैं 1 2 3 लिखना शुरू करूँगा या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे ये देखो नंबर्स लिखना शुरू हो गए हैं, या इसके ऊपर क्लिक। तो ये आपकी इनपुट टाइप, ये हमेशा याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फॉर्म के अंदर। जो चीज़ आपको रिक्वायर होती है, आप इन टैग आपका इनपुट का यूज़ होगा, लेकिन उसके अंदर से आगे से आप टाइप यूज़ करोगे कि आपने कौन सा डब्बा बनाना है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि बटन बनाना है, कौन सा बटन, रीसेट का। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया रीसेट।
ठीक है, रीसेट। अब इसकी मैंने देखो रीसेट आया, यहाँ पे ये देखो एक बटन बन गया रीसेट का। अब इस रीसेट को अगर मैं नाम चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आना चाहिए क्लियर डाटा, तो मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा, एट्रीब्यूट सॉरी, उसे कहा जाता है वैल्यू। आप यहाँ पे लिखोगे जो भी उसका नाम है बटन का रखना है क्लियर डाटा। डिफ़ॉल्ट में आप इसके ये वैल्यू वाला टैग यूज़ नहीं करोगे ना एट्रीब्यूट, तो आपका डिफ़ॉल्ट में वो जस्ट रीसेट ही आएगा। लेकिन आप देखो मैंने लिखा क्लियर डाटा आ गया। अब जो मर्जी के नाम लिखना चाहो, मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख देता हूँ। ये देखें अभी, एक मिनट सॉरी, सेव किया, तो सेव करने में ये देखें नाम। अब बटन का नाम अब जो मर्जी है दो, लेकिन ये काम वही करेगा जो आपने यहाँ पे टाइप दी है। मैंने टाइप क्या दी है, रीसेट, तो यहाँ पे अब रीसेट करेगा क्या, आप देखो ये मैंने वैल्यू एंटर की, ये नीचे वाले में मैंने वैल्यू एंटर की, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो जो ही मैंने रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक किया पूरा फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। अब ये 3 फील्ड्स हैं, चाहे ये 1000 फील्ड भी हो ना एक फॉर्म के अंदर। अब ये कैसे इसको पता है कि मैंने इन फील्ड्स को ही क्लियर करना है, किसी और को नहीं करना, कैसे पता है इसको? इसको इस वजह से पता है, ये वही पुरानी चीज़ कि फॉर्म आपका जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फॉर्म के अंदर ये काम हो रहा है। अब देखो अगर मैं ये इनपुट फील्ड यहाँ से उठा लेता हूँ, ये यहाँ से उठाया, मैं इस फॉर्म के टैग के बाहर ये इनपुट फील्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो बटन वही पे बना हुआ है, लेकिन अब मैं डाटा लिखता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डाटा लिखा लिखा, ये देखो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म नहीं क्लियर हो रहा। क्यों नहीं क्लियर हो रहा? क्योंकि ये बट इनपुट फील्ड कहीं और बना हुआ है, ये कुछ और ढूंढ रहा है। इसलिए ये चीज़ होती है आपकी, मैंने आपको जो कहता हूँ ना कि टैग स्टार्ट किया तो क्लोज भी लाजमी करें। तो जो काम आपने करना है, आपने एक फॉर्म के अंदर ये काम करना था, तो उसी फॉर्म के अंदर आप ये बटन बनाओगे। अब ये बटन हम कहाँ पे बनाएंगे, इसी फॉर्म के अंदर। देखो फॉर्म यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है, मतलब इसके अंदर अब जो काम हम करेंगे इस फॉर्म के साथ ही होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे किया, अब मैं अगर इस बटन को मैं यहाँ पे कोई डाटा एंटर करता हूँ, कुछ भी एंटर करता हूँ, तो मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये रीसेट हो गया, ठीक है। तो ये खैर अब इसकी वैल्यू मैं डिफ़ॉल्ट में ले आता हूँ, मैं कर देता हूँ रीसेट। पहली वैल्यू आपकी ये रीसेट का बटन ऑटोमेटिकली काम कर, इसकी कोई बैक एंड कोडिंग नहीं होती रीसेट बटन की, बस यही कोडिंग है, डाटा क्लियर। अब मैं दूसरा बटन बनाना चाहता हूँ, दूसरा बटन मैं कौन सा बनाना चाहता हूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है, कौन सा है जी, सेव लिखा हुआ है, ठीक है, ये अब मैं बनाना चाहता हूँ। तो अब ये मैंने देखो इसी को मैंने कॉपी किया, वैल्यू मैं इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ सेव। अब देखो एक और चीज़, टाइप इसकी क्या है, रीसेट है, बटन का नाम मैंने लिख दिया सेव, तो इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने बटन लिखा, अब देखो मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, डाटा क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर ये कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि ये टाइप मैंने वही दी हुई है, ठीक है, टाइप मैंने रीसेट दी। लिहाजा आपने जब डाटा सबमिट करना हो, ये याद रखना, डाटा रीसेट करना हो तो इनपुट की टाइप रीसेट होगी। अगर डाटा आपने फॉर्म के अंदर सबमिट करना है, डाटा बेस के अंदर सबमिट करना है, जो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, तो आप यहाँ पे फील्ड लिखते हो सबमिट। अब इसका नाम हमेशा मैंने आपको बताया था, नाम हमें आपका चेंज होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं सबमिट ही लिख रहा हूँ। आईडी भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मर्जी ये लिखो, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो अब क्या होगा, अच्छा इसको सेव किया, तो अब हमारे पास ये इसमें आया। अब देखो मैं इसमें डाटा एंटर करता हूँ, अब एक काम और होगा, अब डाटा गायब होगा सही, ठीक है। ये देखो डाटा गायब हो गया, लेकिन ये प्रोसेसिंग करके अगले पेज पे जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सबमिट क्या होता है, सबमिट ये होता है कि आप ये डाटा बैक, अब यहाँ पे सारी बैक एंड कोडिंग होती है जो मैं आपको अभी नहीं करके दे रहा, ये आप पीएचपी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि जब डाटा आप सबमिट करते हो तो वो क्या करता है, बैक एंड कोडिंग उसकी होती है, वो बैक एंड कोडिंग में जो भी आपने उसको दी होती है, वो उसके हिसाब से खुद ही वो डाटा उठाता है, उठा के उसको सेव कर देता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्वर रन करता हूँ, कोई एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ छोटा सा, अब ये जितना भी काम हुआ है
ये आपका सारे का सारा बैक एंड कोडिंग पे होता है। अब जो सबमिट का बटन है, रीसेट की मैंने आपको बताया कोई कोडिंग नहीं होती, बस वही कोडिंग है जो आपकी है। अब देखो हमने एक इसमें फॉर्म बनाया, मैं इस पेज को रन कर लेता हूँ। अब इसकी कोडिंग देखो, हम मैं एक यहाँ पे ना रजिस्टर अकाउंट वाला शायद यहाँ पे कोई होगा। हाँ ये है रजिस्टर अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर भी ये फॉर्म ही बना हुआ है। ये ज़रा एडवांस लेवल का है थोड़ा सा, ये देखें, ये अब आप भी ये बनाना सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको भी आ जाए। लेकिन इसके अंदर चीज़ें देखो वही हैं सारी, आप गौर करो, सारा वही है। लेबल मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये नीचे देखो इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। उसके बाद ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, वही चीज़ें जो अभी आप ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे एंटर करोगे। अब एक्सपीरियंस ज़ाहिर सी बात है नंबर्स में लिखना होता है कि 2 साल है, 10 साल है, 20 साल है, तो सिर्फ मैंने नंबर्स लिखने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे उसकी टाइप मैंने नंबर दे दी है। तो ये इस तरह से आप फॉर्म जैसा चाहो फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा ये आ गया। अब देखो इसमें मैं रजिस्टर की बात कर रहा था, ये मैं रजिस्टर अकाउंट में गया, तो अब यहाँ पे देखो ये मैंने कोई भी चीज़ सेलेक्ट की। अब यहाँ पे वो फील्ड्स हैं सारे, ये देखो पहला फील्ड है फुल, ये मैंने गलती से लिख दिया फुल नंबर, मैंने लिखना था फुल नेम, ठीक है। ये गलती से नंबर का आ गया। अच्छा वो अब यहाँ पे आप देखो पहला फील्ड जो मैंने दिया हुआ है ये है ना फुल नेम ही, चलो मैं इसको कर देता हूँ फुल नेम। इसकी टाइप देखो मैंने क्या लिखी हुई है, टेक्स्ट। दूसरा देखो जेंडर है इनपुट ही, लेकिन टाइप मैंने क्या दी हुई है, रेडियो, ठीक है। आगे मैंने वो उसकी वैल्यू लिखी हुई है कि ये मेल है या फीमेल है। अब ये देखो यहाँ पे, तो ये आपका आ गया नाम, ये आपकी आ गया मेल फीमेल। इसी तरीके से आप ये करते रहो, ये सारा डमी डाटा दिया हुआ आपका, कोई रियल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा ये आप इस तरीके से फॉर्म फिल करते जाओगे, ठीक है। मैं ये ऐड करता जाऊँ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये पासवर्ड आ गया। अब देखो मैं रीसेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपकी आपकी जो डिज़ाइनिंग हुई है ना, ये बूटस्ट्रैप के थ्रू हुई है। ये जो कलर लगे हुए हैं ये आपको अभी मैं सिखाऊंगा आज ही, ये इतना मुश्किल कोई नहीं है। अब मैं अगर रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं सबमिट करना चाहता हूँ, तो मैं ये सबमिट करूँगा। अब ये इसने एरर क्यों दिया, इसने एरर इसलिए दिया क्योंकि ये इसके साथ वो डाटाबेस जो है इसका इसके अंदर मौजूद नहीं है, मैंने डिलीट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर जब आप ये कनेक्ट होते हो तो ये क्या काम करता है, ये बैक एंड की आप देखो ना यहाँ पे, बैक एंड की ये फ्रंट एंड है। अब इसकी बैक एंड में मैंने कोडिंग की हुई है जो आप पीएचपी जिसे कहा जाता है। ये देखो मैंने लिखा बैक एंड, और इसकी मैंने जो कोडिंग की है उसी नाम से की हुई है। ये आपका अगर डीबी रजिस्टर, तो ये देखो ये सारा उसका बैक एंड का कोड है। मैं उसे ये बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये उन कॉलम्स के ना जो इनपुट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ नेम आपने लाजमी देना है, नेम आपने लाजमी देना है। ये देखो हर जगह पे नेम दिया होगा इनपुट के अंदर, नेम कॉन्टैक्ट, नेम फीमेल, ये नेम जेंडर, नेम, ठीक है, नेम नेम। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे से हम पीएचपी को बताते हैं कि ये फ़लाँ फील्ड से फ़लाँ डाटा उठाओ और वहाँ जाके सेव करो, ये फिर आगे आपकी माई एसक्यूएल आ जाती है, ये भी आपने आगे पढ़नी है। तो ये इतना मुश्किल को नहीं है, ईजी है। खैर तो ये आपका होता है इनपुट का बटन, ये भी आपका बन गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बन गया। अब एक चीज़ और आपकी है जो यूएल और ओएल कुछ इस तरह का बनाना है, तो वो हम आखिरी जो आपकी चीज़ रह गई है, तो वो हम अबाउट मी का पेज ये डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब वैसे आप देखो ना, अगर अबाउट मी पे मैं क्लिक करता हूँ ये पेज ओपन है, ये जस्ट मैंने ये लिखा था। लेकिन हमारे इस वाले में अगर देखो, तो मैं अगर इस अबाउट मी पे क्लिक करता हूँ हमारा ये पेज ओपन होता है, ये इस तरह का, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो ये भी सिंपल, हम वही काम हम क्या करेंगे, हम सिंपल, पहली तो बात ये है, गौर करो आप इस पेज के ऊपर, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मतलब डॉट कॉम और ये नीचे जावा एएसपी वाला, यहाँ तक हमारा पार्ट सेम है। जैसे इस पेज का सेम आपके दूसरे पेज का भी ऐसा ही है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना दोनों का सेम है, ये ऐसा भी ये ऐसा भी। तो ये तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, इसी कोड को ऊपर वाले हिस्से वाला जो हमने कोड लिखा था उसी को हम करेंगे कॉपी, ठीक है। ये मैं सर्वर बंद कर देता हूँ, डबल सर्वर चल रहा है तो सिस्टम मेरा स्लो होना शुरू हो गया। अच्छा तो हम अब क्या काम करेंगे, उसी को करेंगे कॉपी बजाय इसके कि दोबारा लिखने के, ठीक है। यही हिस्सा है ना, ये इतना बड़ा हिस्सा कोई नहीं है। तो अच्छा पहली बात, हम पहले इसकी अबाउट मी वाली फाइल में जाओ, तो देखो इसमें कोई प्रॉपर वो नहीं बना हुआ। मैंने आपको प्रॉपर का कहा था कि प्रॉपर आप बनाओगे पहले, मतलब कि आप लिखोगे HTML, ठीक है।
HTML लिखने के बाद आप इसका टैग करोगे क्लोज। फिर आपको मैंने कहा था दूसरे नंबर पे आप लिखोगे HTML के अंदर, HTML सबसे पहली चीज़ आप लिखोगे हेड हेड। ठीक है, वो हेड भी हो गया आपका क्लोज। हेड के अंदर आपने कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो छोड़ दो हेड को खाली। फिर आप लिखोगे बॉडी, सॉरी गलत हो गया, लिखोगे बॉडी, तो ये आ गया। अब इस बॉडी के अंदर आपने सारे का सारा वो काम करना है। तो मैं वही वाला कोड जो आप हमारा ऊपर वाला हिस्सा वो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे क्लोज हो रहा है हमारा, यहाँ पे, यहाँ तक सेम है। तो ये हिस्सा मैंने कॉपी कर लिया, तो इसको सिंपल मैंने इस बॉडी के अंदर पेस्ट कर दिया। आप देखो, ठीक है, वो वाला हिस्सा हमारा सेम जो ये था वही हिस्सा हमारा यहाँ पे भी आ गया। अब अगली जो इसमें चीज़ है वो हमारे पास क्या है, ये इस तरह का एक फॉर्म बना हुआ है, मतलब ये वाला किधर गया जी, ये वाला फॉर्म। अब ये फॉर्म हमने बनाना है, तो सिंपल सी बात है, हम वही काम करेंगे। बजाय इसके कि मैं इसको सारा टाइप करूँ, मैं बस यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये कॉपी किया, इसमें ले आया, और यहाँ पे आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आप डिव का टैग यूज़ करोगे, पेज की पार्टीशन। इसका फ़ायदा नुकसान आपको अभी नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे फिर नज़र आएगा। तो डिव स्टार्ट किया, डिव के अंदर अब आपने मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, अबाउट अस या अबाउट मी। तो आप यहाँ पे हेडर लगाओगे, जो मर्ज़ी हेडिंग लगाओ, H1 H2 H3 अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं फ़िलहाल H2 लगा रहा हूँ, अबाउट मी। ठीक है, ये वाला अबाउट मी। अब ये देखो अंडरलाइन भी है, तो अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए मैंने आपको पहले दिन टैग बताए थे, जितना ऐसा अंडरलाइन करना है आप वहाँ पे यू लिखोगे। अगर आपने बोल्ड करना है तो आप लिखोगे बी, अगर आपने इटैलिक करना है तो आप लिखोगे यू। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ से लेके इस अबाउट मी से लेके अब यहाँ तक, मतलब अबाउट मी पूरा जो ऐसा है ये वाला अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक आप आके इस टैग को करोगे क्लोज। ठीक है, इस टैग को क्लोज करोगे, अब देखो कि ये आपका पूरा अबाउट मी जो है, किधर गया जी, ये है। ये देखिए अबाउट मी पूरा का पूरा आपका अंडरलाइन होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, मतलब ये जो यू का टैग है मैं यहाँ पे आके क्लोज करता हूँ, ये मी से पहले अबाउट तक। तो अब आप देखो, ये पुराना पेज है हमारा, इसको भी क्लोज कर, ये देखो सिर्फ अबाउट अंडरलाइन हुआ है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो अगला काम आता है वो हमारे पास क्या है कि अबाउट मी, हमने इसको पूरे का पूरा अंडरलाइन किया, उसके नीचे हमने, मैंने आपको बताया, क्योंकि देखो ना अगर आप गौर करो तो ये इतना हिस्सा लिखा हुआ है, फिर ये एक नई लाइन है, फिर एक हेडिंग है, फिर आपका ये हिस्सा है, फिर ये आगे हेडिंग है। तो आपने ये कैसे लिखना है, आप जैसे मर्जी की डिज़ाइनिंग करो, आपकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन याद रखना कि एक प्रॉपर तरीकाकार होना चाहिए। ये देखो मैंने पूरे का पूरा फ़िलहाल मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो अब देखो हमारे पास ये आता क्या है, ये पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट करने के बाद देखो ये सीधे सीधा सा बस वो आ गया, वो चीज़ नहीं बनी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। बस सीधा आ गया, माय नेम इज़ वकास अहमद फलां फलां फलां, बस एक लाइन में उसने सीधा सीधा जैसे करना चाह कर दिया। अब ये उस तरीके में कैसे आएगा, उस तरीके से ये ऐसे आएगा कि ये देखो यहाँ पे तो ये प्रॉपर है, अंडर, ये अंडरलाइन है, ये फलां फलां फलां, ये नीचे लाइन पे चला गया। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था। हमेशा याद रखना कि आप जब नई लाइन पे जाना चाहो तो आप एक टैग यूज़ करते हो बी आर का। ये पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था, जितनी लाइनें नीचे जाना है इतनी बार बी आर। मैंने 2 लाइनें नीचे जाना है तो मैंने 2 बार लिखा बी आर। तो अब देखो ये आपका ये वाला हिस्सा नीचे आ गया। अब ये देखो ये हेडिंग है हमारा, मैं इसको हेडिंग के तौर पे बनाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं सिंपल अगर बोल्ड करना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँगा बी। ठीक है, और इसका टैग आके मैं क्लोज कर दूँगा यहाँ पे। देखो ये, लेकिन मैं हेडिंग के तौर पे लेना चाहता हूँ, मैं इतना मोटा, मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा, ये भी बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H2, तो यहाँ पे भी लिखूंगा H2। अब हमेशा याद रखना जब इस तरह का टैग आता है तो ऑटोमेटिकली नई लाइन पे चला जाता है। ये देखो ये पूरा पार्ट जो इसका नीचे वाला वो ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक लिखा है आई एम प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज। इसके बाद अगर आप गौर करो तो मैंने वो शुरू कर दिया 1 2 3 4 या इस तरह का। तो ये कैसे आया है
तो यहाँ पे अब आके मैं फिर लाइन ब्रेक करूँगा। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो 1 2, एक तो आपका ये तरीका है कि आप यहाँ पे ये एक हिस्सा हुआ, यहाँ पे आके आप लिखो फिर बी आर, यहाँ नीचे वाली लाइन जो आपका ये 2 वाला फाइल है हिस्सा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी बी आर। तो ये देखो आप अगर गौर करो इस पे, ये कंट्रोल एस किया तो ये देखो ये खुद ही एक दूसरे की लाइन के नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा डाटा होता है ना, तो आप ऐसे बड़े बी आर ऐसे नहीं यूज़ करते, तो आप इसके लिए सिंपल एक लिस्ट बना लेते हो। वो लिस्ट आपकी ये जो मैं आपको ये टैग बता रहा था कि यू एल और ए ओ एल का टैग, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे यू एल, ये टैग स्टार्ट हुआ। अब आपकी इसके अंदर एक स्टार्ट होती है, टैग होता है ली का, ठीक है। इस ली के अंदर आप सिंपल ये 1 कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये ऐसा कॉपी करोगे, ये कट किया, ये पेस्ट, इसी को मैं 3 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। हो रहा है, अब आप गौर करो, इस नीचे वाले डाटा को छोड़ देना। अब आप इतने इस चीज़ पे गौर करो तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बन गई, मैंने कोई डॉट्स वाला कोड नहीं लिखा। यू एल मैंने आपको उस दिन बताया था कि यू एल होता है अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि वो डॉट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यू एल की बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओ एल, ये भी ओ एल, ये भी ओ एल, तो अब देखो आपके ये क्या आ गए 1 2 3 4। अब मैं जितने ली के टैग यूज़ करता जाऊँगा ये इतनी बार लिखता जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको ये ऐसे हाथ रखा, पता नहीं कितनी बार लिखा गया, कंट्रोल भी। अब आप इसमें आओ, इधर भी आप देखो ऑटोमेटिकली नंबरिंग हुई हुई है। वैसे मुझे मैनुअल करनी पड़ती, मुझे हर लिस्ट के साथ इधर लिखना पड़ता कि 2 फिर आगे 3 फिर 4 फिर 5 और फिर हर लाइन के बाद मुझे यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ करना पड़ता। इसलिए हम ये क्या काम करते हैं, हम ये सिंपल लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। लिस्ट होती है क्विक मेथड होता है, मतलब कि आप काम जो मिनटों में होता है वो सेकंडों में हो जाता है, ठीक है। अब ये डाटा देखो मैंने ये कॉपी किया, इसी को मैं नीचे वाले को भी कॉपी कर लेता हूँ, ये नंबर 2 वाला जो हिस्सा है इसको भी कॉपी किया, और ये एक और मैंने ली बनाई, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर इसी तरह से ये तीसरे वाला भी मैं कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ बल्कि। तो ये आपकी आ गई, इसमें भी आप फिर ली, ये हमेशा याद रखना जैसे आपकी सिलेक्ट और ऑप्शन इकट्ठे चलते हैं ना, इसी तरह से आपका ये यू एल ओ एल, इसके साथ ये ली का टैग एल आई यानी कि लिस्ट का टैग, ये इसके साथ इकट्ठा चलता है। आप यू एल या ओ एल का टैग लगाओगे उसके अंदर ये ली का ही टैग लगाओगे। सिंपल यू एल या ओ एल लगा के ली का टैग आप ना लगाओ तो कुछ भी नहीं होना, ये हमेशा याद रखना। अब देखो ये आ गया, तो ये वाला हिस्सा भी आप आखिरी भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। तो ये देखो आपकी इसको, सॉरी सेव नहीं हुआ, अच्छा ये ऊपर अभी बहुत सारे रहती हैं, ये डिलीट नहीं की। ये कंट्रोल एस किया तो अब देखो ये लिस्ट बन गई ऑटोमेटिकली हमारे पास। अब ये नीचे वाला 1 2 3 4 जो है इसको बेशक आप डिलीट कर दो। अब देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा था आप फॉर एग्जांपल ये डाटा है आपका, मैं ली का टैग नहीं यूज़ कर रहा, मैं ये ली वाले टैग हटा देता हूँ, यू एल या ओ एल मैंने लगाया हुआ है, क्या होगा ये देखें वही इकट्ठा शुरू हो गया। इसलिए ली का टैग मस्ट है, ये याद रखना। तो ये आपकी एच टी एम एल आज हो गई 100% कंप्लीट। अब इसके बाद ये नीचे वाली चलो चीज़ बना लेते हैं, हमारे पास फार मोर जो इन्फॉर्मेशन है ये देखो ऑटोमेटिकली वो नीचे लाइन पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपकी, मैं जो आपको एक टैग और आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होना है एच के अंदर, आखिरी टैग आपका जो एच के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपका, वो ये होता है कि हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब देखो ना मैंने यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है, किधर गया, ये मैंने एक देखो यूआरएल से बनाया हुआ मैंने, मतलब ये इस तरह का बनाया कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और ये वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। देखो फिलहाल मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये चीज़ ओपन कैसे होगी,
तो ये इसके लिए टैग यूज़ होता है ए का टैग, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये अबाउट मी वाले बटन के ऊपर मैंने लगा के दिखाया था आपको, ठीक है। ये इस पे ए का टैग लगाया था, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में या उससे पहली क्लास में। तो यह यहाँ पे भी हम फिर से वही टैग लगाएंगे, ज़रूरी नहीं होता कि बटन बनाना। तो यहाँ पे देखो मैं बटन नहीं बना रहा, मैं सिंपल इस infopalaces.com के ऊपर मैं चाहता हूँ कि क्लिक करूँ तो ये अगले टैग पे चला जाए, तो पेज पे, मतलब ये मैंने देखो लिखा href। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आप पेज का भी, अगर किसी पेज पे जाना चाहो तो आप सिंपल उस पेज का दे देते हो। जैसे देखो ना, मैं अबाउट मी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अबाउट मी वाले पेज पे चला जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अबाउट मी वाले पेज पे नहीं, बल्कि जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर जाना चाहता हूँ, तो फिर आप ये इस तरह से एड्रेस लिखोगे, HTTP, ये इस तरीके से लिखना है www। अब आगे आपका जो भी वो एड्रेस है, इन्फो पैलेसेस या वट एवर, जो भी आप गूगल खोलना चाहते हो, फेसबुक खोलना चाहते हो, जो वेबसाइट ओपन करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये आपका ऐसे आ गया। और ये ए का टैग आपने कहाँ पे क्लोज करना है, आप जो चाहते हो कि इतनी चीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये ओपन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि infopalaces.com कंट्रोल एस। अब ये देखो हमारे पास ये अंडरलाइन आ गया, जो ही मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास देखो कि इन्फो पैलेसेस की वेबसाइट ओपन हो गई है, उस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो, ठीक है। तो ये आपका एंकर का टैग आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप जो भी काम करोगे, आप इन्हें ये, अब ये मैं चाहता हूँ कि इस पेज के अंदर नहीं बल्कि एक न्यू पेज के अंदर ओपन होना चाहिए, न्यू टैब के अंदर। तो वही मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप इस एंकर के टैग के अंदर, ये देखो एंकर का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी पहली ब्रैकेट है, यहाँ पे इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। और ये टैग क्लोज कहाँ पे होता है, ये आपका क्लोज है। क्लोजिंग टैग के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना होता, लेकिन यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स लिखते हो, आप लिखोगे आप टारगेट, ठीक है। टारगेट के बाद इक्वल, ये हमेशा आप डबल कोटेशन मार्क और अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब क्या होगा, आप देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक नया टैब ओपन करता है और उस टैब के अंदर ये वेबसाइट ओपन हो जाती है हमारी, ठीक है। तो ये इस तरीके से, मतलब कि आपकी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से आगे रन हो रही होती हैं। तो आपकी HTML जितनी भी है वो सारी की सारी आज क्लियर हो गई है, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होनी है। इससे हट के अगर कोई चीज़ यूज़ हुई तो वो इंशाल्लाह साथ साथ बताता रहूँगा, क्योंकि फिर वो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। लेकिन मेन जो चीज़ें आपकी थी वो आपकी सारे के सारे टैग जो आपके हैं वो इसके अंदर जो यूज़ होने थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और आपके वो टैग्स कौन कौन से थे मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपके वो जो टैग्स थे, आपका पहला उसमें टैग था कि डॉट, हमारे पास था HTML, ठीक है। दूसरा आपका था आपका हेड का, फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टाइटल, ठीक है। टाइटल के अंदर फिर मैंने आपको आगे बताया था कि उसके बाद जो आना है बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर जो आपने अगला जो हमारे पास हिस्सा आता है, जो अब आपके मेन यूज़ वाले टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका डिव हो गया, ठीक है। डिव के बाद आपका जो अगला टैग आता है हमारे पास वो टेबल हो गया, ठीक है। टेबल के बाद आपके पास जो अगला आता है, टेबल के अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं, TR और TD, ये आपके टेबल के ऐसे सारे टैग्स हो गए। फिर उसके बाद आपके जो अगले टैग्स मैंने आपको बताए थे फार्म के, तो फार्म के अंदर जो आपके पास टैग यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। इनपुट फील्ड यूज़ होता है, इनपुट, और इनपुट की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। इनपुट की टाइप्स मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आपका, चलो इसमें ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ कि टेक्स्ट होती है इनपुट की फील्ड, नंबर होती है, रेडियो, चेक बॉक्स, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद सबमिट और रीसेट, ये मेन चीज़ें जो आपकी यूज़ होनी है, आपकी ये मेन है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, डेट, टाइम और पता नहीं क्या क्या। तो ये आपकी इनपुट फील्ड्स हो गई। फिर जो आपको मैंने अगला बताया वो हमारा है सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर जो आपकी चीज़ यूज़ होनी है वो क्या होती है, ऑप्शन का टैग, ठीक है ना। आपका ये इसके अंदर यूज़ होता है। फिर उसके बाद आपकी जो अगली चीज़ आती है मैंने आपको पढ़ाई है, वो आपकी UL और OL है, और इसके अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है ली का टैग। तो ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बटन का एक टैग पढ़ाया कि हमने जो बटन बनाना होता है, ठीक है जी, ये आ गया। और इसके अलावा अब एंकर का टैग मैंने आपको पढ़ाया, ए का टैग। फिर मैंने आपको एक इमेज कैसे लगाना है, इमेज का टैग पढ़ाया। फिर उसके पास आपके हेडिंग के टैग हैं, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5 और H
6 ये होते हैं, ये आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद आपको मैंने पी का टैग बताया, पैराग्राफ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल यही थे शायद, तो अगर कोई रह गया तो वो हम फिर उसको बाद में कर लेंगे। तो ये सारे टैग जो आपके मैक्सिमम आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने हैं वो ये वाले यूज़ होने हैं, ठीक है। इससे हट के कोई यूज़ हुआ तो हम मैं उसको आप बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपके पास अगली जो चीज़ आती है वो आपकी CSS है, ठीक है। हम CSS जो है कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब ये देखो ना, जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखो ये भी जितनी डिज़ाइनिंग हुई है ये सारी की सारी आपकी CSS के थ्रू हुई है। ये जितनी भी चीज़ें आपकी आ रही हैं, जितनी भी आपके इधर आ रही हैं, ये सारी की सारी डिज़ाइनिंग जो होती है CSS और बूटस्ट्रैप ही लगी हुई है। इस पे भी हम इसी तरह की डिज़ाइनिंग करके, जैसे ये हमारे पास डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और कि मैं 100% इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, 100% ऐसे क्यों नहीं बनाऊंगा, उसकी वजह ये है कि 100% बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एक डिज़ाइन, आप एक पेज डिज़ाइन करने पे बैठ जाओ ना सही परफेक्ट तौर पे, जैसे जिसे कहते हैं, तो हो सकता है आपका अगर कुछ अच्छा खासा पेज है तो हो सकता है उस एक पेज पे आपका पूरा दिन लग जाए। इसलिए मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। 100% एक्यूरेट जिस तरह से ये मैंने बनाया है ये मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें आप करते क्या हैं, अब देखो, सबसे पहले हम आपको मैं CSS जो होता है 3 तरीकों से आप यूज़ करते हो। CSS 3 तरीकों से यूज़ करते हो, ये याद रखना। CSS लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका पहला तरीका होता है ये वाला, मैं यहाँ पे लेता हूँ, CSS कैन बी यूज एज 3 टाइप्स, या वट एवर जो भी आप लिखना चाहो। अब 3 टाइप्स इसकी CSS की कोडिंग होती है। अब पहली कोडिंग आपकी जो होती है उसको आप कहते हो इनलाइन CSS। दूसरी जो होती है आपकी होती है आउटलाइन CSS। और आखिरी जो आपकी होती है वो होती है एक्सटर्नल CSS। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद आप 3 तरीकों से आप CSS अप्लाई कर सकते हो। तीनों तरीकों के अंदर वाला कोड सेम है, सिर्फ थोड़ा सा बाहर स्ट्रक्चर चेंज है। सबसे पहला जो आपका होता है इनलाइन CSS, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने CSS लगाना है। फॉर एग्जांपल अब आप देखो कि ये वाला जो आपका टैग है, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर हो जाए, फॉर एग्जांपल। अब इस हिस्से को रेड करना है तो मैं इसके ऊपर इनलाइन CSS, पहले मैं इसके कोड के अंदर जाऊंगा। अब देखो इसका कोड कहाँ पे है, ये है। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हो तो उसकी डिज़ाइनिंग टैग के अंदर होती है, टैग। अब ये देखो ना, H1 का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कहीं पे किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे, तो इसके अंदर आप CSS यूज़ करोगे, तो अब जो इसके टैग के अंदर मैं जो CSS का कोड लिखूंगा ना, उसको कहते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS, सिंपल सी बात, अंदर का कोड सेम होगा, सिर्फ मतलब कि वो क्या कहते हैं कि 2+2 करो या 2+, चलो 2+3 करो या 3+2 करो, ठीक है, जवाब एक ही आता है। इसमें भी सेम वही है। आप इसके अंदर लिखो, टैग के अंदर लिखो कोड, या टैग के बाहर लिखो, डिज़ाइन एक ही होगा, बस थोड़ा सा उसका तरीका चेंज हो जाएगा, कोड अंदर से आपका सेम होगा। अब देखो मैं H1, तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पे भी स्टाइल का लफ्ज़ यूज़ होगा, स्टाइल, इसका मतलब आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि ये CSS का कोड है। जहाँ पे भी आप देखो स्टाइल, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका CSS का कोड है। देखो जैसे उसी, फिर मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ, क्योंकि ये बना हुआ प्रोजेक्ट आपको मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आप जो है, ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल कोड आया हुआ होता है। अब जहाँ पे भी आप CSS का लफ्ज़ देखो, हमेशा याद रखना CSS आपकी फ्रंट एंड में यूज़ होती है। अब आप गौर करो यहाँ पे इस सिलेक्ट वाले टैग के अंदर, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्टाइल ग्रे फलां 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 फलां। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी CSS है। इसी तरह से आप कहीं और देखो, ये ऊपर भी देखो स्टाइल, स्टाइल का लफ्ज़ जहाँ पे भी यूज़ होगा, ये देखो यहाँ पे भी है स्टाइल। अब ये वाला स्टाइल देखो जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको टैग के अंदर इसको कहते हैं इनलाइन।
तो ये जो ऊपर हेड के टैग के अंदर लगा हुआ है या बॉडी से ऊपर लगा हुआ है ये वाला, इसको कहते हैं आउटलाइन सीएसएस। अंदर तो ऐसा सेम है। अच्छा, अब आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है, ये स्टाइल लिखा, इक्वल का साइन डाला, डबल कोटेशन मार्क, हमेशा की तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कोई भी एट्रीब्यूट लिखते हो इक्वल डाल के डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हो। सीएसएस के अंदर सेम वही चीज़ होती है, कोड इसका सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे आपकी ह्यूमन लैंग्वेज होती है। मसलन बैकग्राउंड, यार इसका बैकग्राउंड चेंज कर, इधर भी कोड कोई नया कोड नहीं है, बस सिंपल आप बैकग्राउंड ही लिखोगे बस। अब ये चीज़ याद रखनी यहाँ पे, अब जो मैं करने जा रहा हूँ, देखो मैंने लिखा बैकग्राउंड, मैंने इसे बता दिया कि तुमने भाई करना क्या है, ठीक है। ये नीचे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने इसे कहा कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब उसे आप पता चल गया कि मैंने बैकग्राउंड लगाना है। जब आप ये लिख चुकोगे आपने ये शिफ्ट और ये लगाना है, इसे कहते हैं कोलन, ठीक है, ये गौर कर लो, ठीक है, ये ऊपर ऐसा। अच्छा, अब कोलन के बाद आपका जो अगला ऐसा आता है, फिर उसके बाद आप वहाँ पे क्या लगाओगे, ये कॉपी पेस्ट हो गया था। अच्छा, ये कोलन लगाया आपने, ये वाला, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी, ये आप नहीं करोगे तो आपकी सी से सप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पे आप सिंपल लिख दो रेड, देखो मैं इसको रेड कलर करना चाहता हूँ, आप रेड लिख दो, मैं इसको ब्लू कलर करना चाहता हूँ, ब्लू लिख दो, पिंक करना चाहता हूँ, पिंक लिख दो। इसके अलावा बहुत सारे इसके हज़ारों कलर, जो आपको कलर का नाम याद है वो कर लो। अगर फॉर एग्जांपल आपको कलर नहीं याद, कलर का कोड नहीं याद, ठीक है, आप कुछ नया ऐसा कलर लगाना चाहते हो कि जो यूनिक सा हो, तो आप ये गूगल में जाओ, सिंपल यहाँ पे लिखो HTML कलर कोड्स, तो ये देखो आपको कोई भी एक लिंक ओपन कर लो, बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। तो इस तरह की आपको वेबसाइट्स ओपन होंगी, वैसे इन पे जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ से कलर सेलेक्ट करोगे तो ये एक कोड होता है, हेक्सा कोड इसे कहा जाता है। ये पूरा आप कोड कॉपी करोगे, हैश आगे जो भी कोड है कॉपी किया, तो यहाँ पे देखो मैं रेड की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तीन तरीकों से आप कलर का या डायरेक्ट नाम लिख लो या कलर का कोड लिख लो। ये कि देखो मैंने कलर का कोड लिख दिया। अब आप इसमें जाओ, ये देखें बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं इसका कलर करना चाहता हूँ रेड, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा इसका कलर, नाम लिख देता हूँ, ये हैश नहीं लिखना, कलर का जब डायरेक्ट नाम लिखना है तो कोई हैश नहीं डालना, सिंपल रेड लिखा, तो ये देखो रेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि ब्लैक करो, ब्लैक, कंट्रोल एस, तो ये देखें ब्लैक हो गया, क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक थी वो भी ब्लैक, तो दोनों गायब हो गए। ये इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर तो मैंने ब्लैक किया, टेक्स्ट का कलर मैं वाइट करूँ। अब आपने इससे आगे कोड लिखना है, तो अब जब ये कोड ख़त्म होगा तो इसको आपने क्लोज करना है, क्लोजिंग टैग, जैसे HTML के अंदर क्लोजिंग टैग आप बैक स्लैश लगाते हैं ना, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, ये तो उसे पता चल जाता है कि ये मेरा टैग क्लोज हो गया है। तो CSS के अंदर जो क्लोजिंग टैग है वो ये होता है सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन लिखा, स्पेस दिया। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो आप सिंपल लिखोगे कलर, भाई ये दो चीज़ें हैं, बैकग्राउंड चेंज करना तो बैकग्राउंड लिखोगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो सिंपल लिखोगे कलर। फिर वही उसी तरीके से देखो मैंने कोलन लगाया, मैं इसका कलर लिख देता हूँ वाइट। एंड सबसे एंड वाले पे आप इस तरह का सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है, ना लगाओ तब भी ठीक है, लेकिन जब आप आगे अपने कोड लिखना होता है तो फिर आपको ये सेमी कॉलन मस्ट लगाना पड़ता है। अब देखो कंट्रोल एस किया, टेक्स्ट हमारी वाइट हो गई। इसी तरह से आप कोई भी कलर करना चाहो कलर कर सकते हो। अब मैं इसको देखो थोड़ा सा, ये देखो टेक्स्ट और ये कलर जुड़ा हुआ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस होनी चाहिए, तो उसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है पैडिंग। ये याद रखना, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, पैडिंग। मैं करता हूँ 5px, ये पैडिंग जो होती है हमेशा पिक्सल्स में दी जाती है, देखें अगर गौर करें तो मैं अगर 5 की बजाय मैं 15 करता हूँ, कंट्रोल एस, देखें वो इतनी डब्बा बड़ा होता जा रहा है, टेक्स्ट आपकी हटती जा रही है। अब ये एक चीज़ याद रखना, दो चीज़ें होती हैं, मार्जिन, पैडिंग, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मार्जिन क्या काम करता है,
अब देखो, अगर आप गौर करो तो आपकी ये डिब्बा जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अंदर की टेक्स्ट आपकी अंदर चलती जा रही है। जितनी मैं पैडिंग बढ़ाता जाता हूँ वो टेक्स्ट मजीद अंदर जा रही है। देखो मैंने अब 35 किया, कंट्रोल एस किया, तो ये देखो मजीद हमारी आगे चला गया। इसको मैं ज़रा इधर कर लूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखो अब इसको मैं करता हूँ। अच्छा ये हमारा वो दूसरा आ गया, एक मिनट। तो अब देखो मैं इसकी पैडिंग और बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पैडिंग को ज़रा मैं इकट्ठा कर लेता हूँ दोनों को, ताकि आपको थोड़ा सा ये। अब मैं इसकी पैडिंग देखो मैं करता हूँ 45। देखो डब्बा आपका ये उधर ही है, लेकिन अंदर से ये बड़ा छोटा होता जा रहा है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि नहीं, ये डब्बा यहाँ पे, ये देखो इतना वक्फा नहीं होना चाहिए। ये जो वाइट वाला वक्फा है इतना नहीं हो, बल्कि ये वक्फा तकरीबन यहाँ से आना चाहिए, यहाँ तक। तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। आपको ये पैडिंग मैं कम कर देता हूँ, मैं पैडिंग लिख देता हूँ 10, बस 10 बहुत है। तो ये आ गया। अब मैं इसके चाहता हूँ कि ये यहाँ से भी वक्फा होना चाहिए, तो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है आपका मार्जिन। मार्जिन सेमी कोलन, सॉरी कोलन। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा। देखो मैं लिखता हूँ 10 px, कंट्रोल एस किया तो देखो डब्बा आपका 10 पिक्सल आगे चला गया। मैं करता हूँ 10 नहीं, 30 px, 30 पिक्सल आगे चला गया। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये बस दो चीज़ें आपकी ज़्यादा समझने वाली हैं सी एस एस के अंदर। आपकी सी एस एस समझो कि ख़त्म हो गई, बस इतनी सी सी एस एस है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताना है। ये इनलाइन का बता दिया, दूसरा आपको आउटलाइन और एक्सटर्नल वाला बताना है। ठीक है, उनके अंदर का कोड सेम यही है, कोड चेंज नहीं है, बस सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, पैडिंग के अंदर और मार्जिन के अंदर अगर आप सिर्फ पैडिंग लिखोगे या सिर्फ मार्जिन लिखोगे, वो करेगा क्या। मतलब मैंने लिखा ना मार्जिन 30 पिक्सल, तो ये करेगा क्या, 30 पिक्सल लेफ्ट, 30 पिक्सल राइट, 30 पिक्सल टॉप और 30 पिक्सल इधर से छोड़ देगा। अब आपको ये मज़ीद कैसे समझ आएगी, एक मिनट। मैं ये जो हमने टेबल बनाया है, इस टेबल के गिर्द मैं लगाता हूँ ज़रा बॉर्डर। ये बॉर्डर लगाया, अब आपको ये समझ आएगी। देखो 30 पिक्सल इसने यहाँ से लेफ्ट से छोड़ा, 30 पिक्सल राइट से छोड़ा, 30 पिक्सल टॉप बॉटम, चारों कोनों से इसने 30 30 पिक्सल छोड़ दिया। अब मैं देखो ना 30 की बजाय मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ कि नहीं 30 नहीं करनी, 10 पिक्सल कर देता। अब ये तो 10 पिक्सल, ये 10 10 पिक्सल चारों कोने से छोड़ रहा है। पैडिंग भी सेम यही तरीका है, लेकिन अब मुझे चाहिए कि नहीं, ये चारों तरफ से नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल या 10 पिक्सल ये आगे जाना चाहिए बस। फिर मैं क्या काम करूँगा, फिर मैं इसको बताऊँगा कि ओ भाई सिर्फ मार्जिन नहीं है, मार्जिन लेफ्ट है। तो आप मार्जिन लिख के एक डैश डालोगे, डैश के आगे से सिंपल लिख दोगे लेफ्ट, कंट्रोल एस करो, तो देखो सिर्फ लेफ्ट से वो गया इतना। अब मैं 30 10 आपको ज़्यादा सा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मैं 10 की बजाय 40 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखो 40 पिक्सल ये लेफ्ट से आगे जा रहा है, मैं 40 के बजाय 90 पिक्सल का। अच्छा एक चीज़ और, मेरे लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ना, वो मेरा ख्याल है 2K है, क्या कहते हैं 2K। 2K मतलब कि बहुत बड़ी इसकी रेजोल्यूशन है। तो ये मैं इतने बड़े बड़े पिक्सल्स दे रहा हूँ तो ये इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपकी अगर स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम होगी, तो आप ये 90 पिक्सल दोगे तो हो सकता है वो आपकी स्क्रीन के आधे ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपने अपनी स्क्रीन के हिसाब से पिक्सल देने हैं। मसलन ये होता है ना कि ये आप देते हो 10 पिक्सल, तो आपकी अगर स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम है तो वो हो सकता है 10 रेजोल्यूशन यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ वाले हिस्से तक। अगर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो वो यहाँ से हो सकता है सिर्फ फाइल तक ही आए, ये याद रखना। अच्छा, अब आपको देखो 15, मैंने कितना कहा, मैंने उसे कहा कि 40 पिक्सल आगे कर दो, 30 पिक्सल आगे कर दो। अब देखो सिर्फ लेफ्ट से हो रहा है। राइट आपका अगर गौर करो तो राइट आपका बिल्कुल इस बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ राइट से ना ज़्यादा नहीं तो 20 एक पिक्सल राइट हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो मैंने फिर सेमीकोलन लगाया, मैंने लिखा मार्जिन, डैश डाली राइट, मार्जिन राइट। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 20 एक पिक्सल बाई अंदर ले आओ। वो देखो 20 पिक्सल राइट से वो अंदर आ गए। इसी तरह से टॉप और बॉटम, पैडिंग भी सेम इसी तरीके से होती है। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम।
जिस तरह से आपने छोड़ना। अगर आपने चारों कोनों से बराबर छोड़ना है तो सिंपल पैडिंग लिख दो, ये आप याद रखना। अब आपकी आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर किसी चीज़ की विड्थ और हाइट देनी है तो वो आप पिक्सल्स के अंदर नहीं बल्कि परसेंटेज के अंदर दोगे। नहीं समझ आई होगी आपको, मैं बताता हूँ। देखो इस टेबल के ऊपर में, ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल के ऊपर मैं CSS लगाता हूँ, क्योंकि आप गौर करो ना, तो ये जो बैकग्राउंड है इस पिक्चर के पीछे से लेके एंड तक है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है। लिहाजा यहाँ ये वाला बैकग्राउंड में ख़त्म कर देता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखा कि ये टेक्स्ट का, चलो फिलहाल रहने दो। मैं यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ स्टाइल। आप CSS कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी टैग पे, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे हो। स्टाइल इक्वल है, अब देखो मैं लिखता हूँ इसका बैकग्राउंड। पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, तकरीबन लाइट ब्लू कलर है वो। ये आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है, ये आ गया। ये देखें, गौर करें, लेकिन एक चीज़ आप गौर करें, ये जो टेबल है इसमें तो मैंने पूरे पेज पे बनाया हुआ है, ये देखो फुल पेज, लेकिन इसमें ये हाफ पेज पे आ रहा है। और ये भी मज़े की बात, अब मैं ये आपको विड्थ जो आपको बता रहा हूँ, तो विड्थ आपने पिक्सल में नहीं देनी बल्कि विड्थ आपने परसेंटेज में देनी है, उसकी बात बताने लगा हूँ। अब देखो ये मैं जूं जूं ब्राउज़र छोटा करता जाऊँगा, आपका वो देखो कटता जा रहा है टेबल, ये देखो। इसलिए अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको पहले तो विड्थ दूंगा CSS के थ्रू, मैं इसे विड्थ दूंगा। मैं यहाँ पे अब ये अगला टैग, मैं इसको बताऊंगा कि भाई टेबल कितना बड़ा होना चाहिए। विड्थ मैं कहता हूँ 100%। अब देखो आपका पूरे पेज पे टेबल आ गया। मैं कहता हूँ 50%, 50% पे आ गया। ठीक है, क्लास खैर बहुत लंबी हो गई है, तो लगता है ये नेक्स्ट क्लास में हमारा एंड होगा बूटस्ट्रैप। चलें अगली क्लास में बूटस्ट्रैप कर लेंगे, आज CSS को थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो बाकी CSS रह गया वो भी अगली में करेंगे। अच्छा देखो 50%। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब देखो मैं ब्राउज़र छोटा करता जाऊँगा, आपका वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो एडजस्ट होता जाएगा। ये अब क्योंकि 50% आपका जहाँ तक आप कंप्लीट होता है। अब मैं अगर आपको ना पिक्सल में ये देता हूँ, मैं इसकी विड्थ पिक्सल परसेंटेज में नहीं देता, मैं इसके कहता हूँ 500 पिक्सल कर दो जी इसकी विड्थ। अब देखो फुल स्क्रीन तो है, फिर तो इसकी आपकी विड्थ जो है वो 500%, 500 पिक्सल, ये देखो 500 पिक्सल, ये 500 पिक्सल है। चलो 500 नहीं, क्योंकि मेरे लैपटॉप की रेजोल्यूशन बहुत है, 1500 पिक्सल करो जी। ये देखो 1500 पिक्सल आ गया। अब अगर इस ब्राउज़र को मैं छोटा करता जाऊं, आप ये देख रहे हो ये टेबल कटा हुआ है, कट गया है ना, ये आगे चला गया है। लेकिन अगर मैं यही मैं परसेंटेज में देता हूँ तो वो देखो आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि देखो अभी पिक्सल में दिया है तो ये टेबल आपका कटा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इसकी विड्थ देता हूँ पिक्सल के अंदर, सॉरी परसेंटेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे से कह रहा हूँ कि 100% कर दो, 90% कर दो, 80% कर दो, ये आपकी मर्ज़ी है कि कितना बड़ा आप टेबल बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं बनाना चाहता हूँ 100% ही, तो 100% मैंने किया, ओके कंट्रोल एस किया। तो अब मेरा चाहे ब्राउज़र बड़ा है या छोटा है, स्क्रीन का साइज़ कोई भी, देखो टेबल आपको पूरा नज़र आ रहा है, कहीं पे भी कट नहीं है। फुल स्क्रीन करो तब भी इतना, छोटा करो तब भी इतना, इसको मज़ीद बड़ा करते जाओ, देखो आपकी स्क्रीन के हिसाब से इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है ब्राउज़र। ये फ़ायदा होता है परसेंटेज का, ये देखो। इसलिए हमेशा याद रखना विड्थ जो आपने देनी है परसेंटेज में देनी है। हाँ जहाँ पे ज़रूरत है पिक्सल में देने की तो वहाँ पे पिक्सल में दे दो, अदरवाइज़ आप इसमें दोगे, विड्थ आपकी परसेंटेज में होगी। तो ये आपकी बूस्ट CSS होती है इनलाइन यूज़ करने की। तो एक सवाल था थोड़ा सा। जी जी। सर जैसे आपने लिखा हुआ है टोटल पॉइंट 1, तो वो तो 1 फाइल में क्या हुआ, क्या था पिक्चर्स में लिया हुआ परसेंटेज में लिया हुआ? नहीं आपको समझ नहीं आ रही बात की, क्या आप दोबारा कहें, ये बॉर्डर वन की क्या बात कर रहे हैं आप?
मैं आपको कह रहा था वो जब बॉर्डर दिया हुआ आपने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ, जैसे वो फिजिकल इसमें जो लिखा हुआ आपने। आप आपका असल में वो ये बॉर्डर वो नहीं होता, ये बॉर्डर आपका ये जो लाइन पे लगी हुई है ना, इसकी बात है, ठीक है। वो आपको मैंने बताया था ये, अब देखो मैंने वो हटा दिया, ये जो बॉर्डर आपका ये जो लाइन लगी है ना, इसके लिए वो बॉर्डर इसलिए मैंने लगाया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब वैसे बॉर्डर की इस मेन ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बॉर्डर वन आपने ये जैसे ये देखो ना नीचे टेबल बना हुआ है, तो ये बॉर्डर से लगे हुए हैं सारे, वो ये होता है, ठीक है। टेबल आपकी प्रॉपर शक्ल, अगर आप वो नहीं लिखते, देखो मैं इसके ऊपर अब नहीं लिखता, नीचे वाले पे ना मैं हटा देता हूँ। ये नीचे वाला हमारे पास कहाँ पे है, ये नीचे है ये। तो ये देखो मैं यहाँ से ये बॉर्डर टू मैंने लिखा हुआ कि 2 लाइनें होनी चाहिए, तो मैं हटा देता हूँ। अब क्या है कि जो ही मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, तो देखो ये हमारे पास बॉर्डर ख़त्म हो गए, ये इस तरह से आ गए। तो ये बॉर्डर इसलिए लगाया गया, तो वो बॉर्डर जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए वहाँ पे लगाया था। हालांकि वहाँ पे हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है। तो सी एस एस का आपका सिंपल, ये जो जितने भी सी एस एस आप टैग के अंदर यूज़ करते हो इसको इनलाइन सी एस एस कहते हो। अब इनलाइन सी एस एस कहाँ पे यूज़ होती है, आउटलाइन कहाँ पे यूज़ होती है, एक्सटर्नल कहाँ पे यूज़ होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसका आपको ये है कि अंदर का स्ट्रक्चर उसका सेम है, अंदर की कोडिंग जितनी भी है ना, मतलब बाहर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। इन लाइन आपको देखो शुरू करते हो तो आप पहले इस तरह से स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन मार्क और उसके अंदर पे सी एस एस का कोड लिखते हो। लेकिन जो आपकी आउटलाइन होगी उसके अंदर आप इस तरह से नहीं लिखते, उसमें आपने गौर किया होगा जो मैंने आपको पिछला दिखाया है, आप उसमें जो लिखते हो ना आप इस तरह से लिखते हो, हेड टैग के अंदर या बॉडी के अंदर कहीं पे भी आप पहले इस तरह से इस तरह का टैग यूज़ करते हो, स्टाइल। ये देखो ये वाला टैग के अंदर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट आप नहीं लगाते, और ना ही आप ये क्लोजिंग टैग लगाते हो जो टैग के अंदर की सीएसएस होती है। ये देखो ना टेबल, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि देखो ये लेस देन वाली ब्रैकेट ये लगी हुई है, ग्रेटर देन वाली ये लगी हुई है, और इसका क्लोजिंग टैग हमारे पास नीचे लगा हुआ है। जहाँ पे भी ये टैग क्लोज होगा वहाँ तक उसकी ये सीएसएस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी ये। लेकिन जो आउटलाइन होती है हमें वहाँ पे उसे बताना पड़ता है कि ये कोड किस चीज़ का है, सी एस एस का है। तो सी एस एस के कोड के लिए हमेशा आप यूज़ करते हो स्टाइल का लफ्ज़, तो आप आउटलाइन के लिए इस तरह सी एस एस सॉरी स्टाइल लिखोगे। अब जो ही स्टाइल लिखोगे ना उससे पता चल जाएगा सिस्टम को कि ये यहाँ पे सी एस एस यूज़ कर रहा है। अब इसके अंदर का हिस्सा यहाँ पे एक चीज़ भागते भागते बता रहा हूँ, अगली क्लास में आपको ये डिटेल से बताऊँगा। अंदर का हिस्सा आप जिस टैग के ऊपर आप ये चीज़ अप्लाई करना चाहते हो आप उस टैग का नाम लिखोगे, ठीक है। अब ये देखो, अब गौर करना, अभी जो मैंने ये बैकग्राउंड लिखा था, ठीक है, ये जो भी इसके ऊपर ये सिर्फ इस जगह पे अप्लाई हुआ है, इस टेबल के ऊपर। हालांकि हमारे पास टेबल कितने हैं अगर आप गौर करो, एक हमारे पास ये टेबल है, एक मैंने ये टेबल बनाया था, और इसके अंदर एक टेबल बनाया था, मतलब कि 4 टेबल हमारे पास तकरीबन है, लेकिन अप्लाई सिर्फ एक पे हुआ है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, आप स्टाइल का लफ्ज़ यूज़ करोगे, ठीक है, ये यूज़ किया, इसके अंदर पे जिस टैग के ऊपर आपने सी एस एस अप्लाई करनी है उस टैग का नाम लिखोगे। मैंने किसके ऊपर अप्लाई करनी है, टेबल के ऊपर, तो देखो मैंने लिखा टेबल। टेबल लिख के आप इधर देखो, यहाँ पे आप जब कोड लिखते हो तो आप इस तरह से डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हो, लेकिन ये जो आउटलाइन होती है आप पहले ये टैग यूज़ करते हो स्टाइल का, फिर आप उस टैग का नाम जिसके ऊपर सी एस एस अप्लाई करनी, फिर आप ये 2 करली ब्रैकेट लगाते हो, बस। अब इसके अंदर वाला कोड सारा सेम है, आप लिखोगे बैकग्राउंड, वही बैकग्राउंड ब्लू कर दो या रेड कर दो, जो भी करना है, ठीक है। आप इस तरीके से कोटेशन मार्क दिल है तो नीचे लाइन पे लिख दो, या साथ ही जोड़ के आगे वो लिख दो कलर फलां 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 पैडिंग, या जो भी करना है आपने, ठीक है। अब जितने भी कोड आपने ये अप्लाई करना है, चलो इसी को मैं इसी अंदर वाले को कोड पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ बजाय सारा लिखने के। यहाँ पे या बेशक आप एक लाइन में सारा लिखो, या सेमीकोलन के बाद आप इस तरह से ऐसे कर दो, कंट्रोल है। अब देखो ये क्या होगा इसके साथ, फर्क पता चला है इसका, आउटलाइन और सी ए दूसरी का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अब ये इसके फ़ायदे और नुकसान भी आपको पता चलेंगे, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल ज़रूरी है और ज़रूरत के मुताबिक है। अब ये वाला अगर आपको ज़रूरत याद, थोड़ा सा अगर आपका जो है ना माइंड एडवांस में काम कर रहा है, तो आपको इस सी एस एस जो ऊपर वाली आउटलाइन लगाई है इससे थोड़ा सा आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा
कि इसका अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता कि जी ये जो हमारा ये वाला टेबल है, इसी के ऊपर भी मैं सेम स्टाइल अप्लाई करूँ, इसके ऊपर भी सेम करूँ, इसके ऊपर सेम करूँ, तो मुझे हर टेबल के अंदर जाके ये कोड लिखना पड़ता बार बार। हर टेबल की मतलब ये टेबल यहाँ पे है ना, दूसरा टेबल आपका, इसको फिलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं तीनों टेबल के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहता, अब नहीं हुआ। अब मुझे अगर इन लाइन में यूज़ करें तो मुझे ये लिखा, तो इसी तरह से अब मुझे ये इस वाले टेबल में भी जाके ये जो लिखा हुआ है, इस वाले टेबल में जाके मुझे यही कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया। तो अब देखो दूसरे टेबल पे भी हमारा डिज़ाइन अप्लाई है। अगर ये फॉर एग्जांपल आपके इस पेज में 1000 टेबल है, तो 1000 के 1000 पे आप सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 1000 के 1000 टेबल वाले टैग के अंदर जाके ऐसे मैनुअल लिखना पड़ेगा, बार बार ये कोड लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए, जब आपको पता है कि मैंने सेम डिज़ाइन सब टेबल्स के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि जब बंदा डिज़ाइन करता है उसके जहन में पहले से डिज़ाइन बना हुआ होता है कि मैंने ये कैसे डिज़ाइन करना है, उसको पता है कि मैंने सारे टेबल के ऊपर सेम डिज़ाइन अप्लाई करना है। तो वो बजाय 1000 टेबल के ऊपर के अंदर 1000 बार कोड लिखे, एक ही बार लिखेगा टेबल, आगे वो सिंपल जो कोड है उसको ओके करेगा, वो सारे का सारा अप्लाई हो जाता है। अब देखो मैं चाहता हूँ, मैंने ये मैनुअल लिखा ना, मैं चाहता हूँ वो नहीं यार ये बैकग्राउंड ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लैक रेड होना चाहिए था। अब मैं रेड मैंने यहाँ से चेंज किया, मैंने यहाँ पे लिखा रेड, ठीक है, ये वाला तो रेड हो गया, ऊपर वाला नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे ऊपर वाले भी जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब मैंने ये आउटलाइन CSS यूज़ की होगी, ठीक है, अब मैं देखो मैंने अप्लाई किया, ये सब पे अप्लाई हो गया। मैं चाहता हूँ नहीं यार बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड येलो होना चाहिए, मैंने येलो कलर लिख दिया, कंट्रोल एस किया, देखो हो गया। अब इसके ऊपर देखो ये वाला स्टाइल क्यों नहीं चेंज हुआ, ये वाला क्यों नहीं चेंज हुआ, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ आखिरी चीज़ आज की समझा रहा हूँ, बस क्लास आपकी एंड कर रहा हूँ। अब देखो इन के ऊपर आपका टैग सेम अप्लाई हो गया, जो मैंने येलो किया येलो हो गया, मैं इसको ब्लू करता हूँ, ये ब्लू हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले को देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा, उसको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा, देखो उसके अंदर आपकी जो भी कोडिंग होती है, ये हमेशा याद रखना, आपका जो सिस्टम कोड को रीड करता है लाइन बाय लाइन करता है। मतलब वो पहले इस लाइन को रीड करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, ऐसे करते 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 नीचे चला जाएगा। अब देखो अब वो जब यहाँ तक पहुँचा, उसने ढूंढा कि टेबल कहाँ कहाँ पे हैं, जितने टेबल्स हैं सब टेबल्स के ऊपर उसने ये डिज़ाइन अप्लाई कर दी है। लेकिन जब वो इस लाइन के ऊपर आया, लाइन नंबर 23 के ऊपर, तो उसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दोबारा से CSS लगी हुई है, और इसके अंदर CSS के अंदर ये लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड लाइट ब्लू होना चाहिए और ये 100% होना चाहिए। उसने फिर ये वाला स्टाइल इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर दिया जिसके अंदर ये इन लाइन लगी हुई है। इस वजह से वो, अब मैं देखो इस कोड को मैं हटा देता हूँ, ये हटाया, कंट्रोल एस किया, तो देखो उसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। ये आप अगर चाहो, आपके 1000 टेबल ना, 1000 टेबल के अंदर से कोई 2-3 टेबल ऐसे हैं जिनके आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, आप सिंपल टेबल का टैग यूज़ करो, सब पे सेम स्टाइल अप्लाई जाएगा। लेकिन जिनका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो उनके अंदर आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हो। ये आपकी इनलाइन का तो आपको ये आ गया, यानी कि इनलाइन इन शॉर्ट आखिरी बात, कि इनलाइन आप वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे आपको पता हो कि ये स्टाइल मैंने इसी पे अप्लाई करना है, बस किसी और पे नहीं करना। आप वहाँ पे इनलाइन CSS बेशक यूज़ कर लो, लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आउटलाइन ही करता हूँ। बेशक एक के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करना हो, बेशक 1000 के ऊपर करना हो, बेशक मुझे पता हो कि सिर्फ जो ये जो डिज़ाइन है मैंने सिर्फ इसी के ऊपर करना है, किसी और के ऊपर नहीं करना, लेकिन कहीं कहीं पे जाके मैं इनलाइन यूज़ करता हूँ ज़रूरत के मुताबिक। तो वो आपको आप ये आइडिया हो गया होगा। अगर ये अब भी बात क्लियर नहीं है तो मुझे ये बता दें, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। बाकी आज की क्लास आपकी एंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपकी CSS और बूटस्ट्रैप आपकी 10-15 मिनट की है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये CSS पे टाइम लगेगा। तो फिर आपकी उसके बाद इंशाल्लाह PHP शुरू होगी, और PHP के साथ आपकी डेटाबेस, ये दोनों इकट्ठी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपकी 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, तो आपका ये मेरी तरफ से काम क्लासेस वाला क्लियर हो जाएगा। फिर आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, जो जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप मुझसे पूछते जाओ, किसी दिन किसी भी वक्त मैसेज करोगे, मैं आपको जवाब देता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस फिर आपने करनी है, ये नहीं कि आपके पास आ गई आप कहोगे ठीक है जो हो गया, क्लासेस हो गई, मुझे तो सारा कुछ पता चल गया, बस छोड़ दो, लेकिन कुछ दिन बाद वो आपको भूल जाएगी। या आप इस पे हो कि नहीं वीडियो है, जब आएगा देखा जाएगा, वीडियो देख के कर लेंगे, तो ये नहीं करना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ कम से कम वो आप
तक डिलीवर हो और उसका प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। खैर, आपको अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज मेरी तरफ से ये एंड है आज का।